RTN 9 न्यूज में आपका स्वागत है, जो जन जन की आवाज हुआ है। नमस्कार, स्वागत है RTN 9 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रजनीश तिवारी और आज हम आपके बीच में एक विशेष चर्चा को लेकर आए हुए हैं और उस चर्चा को लेकर संपूर्ण विश्व में खलबली मची हुई है। अमेरिका भी मूक बना बैठा हुआ है, कुछ करने की स्थिति में नहीं दिखाई पड़ रहा है और लगभग जितने भी विकसित और शक्तिशाली देश हैं सब मूक बने बैठे हैं और जिनको जिम्मेदारी दी गई है कि अगर कहीं किसी राष्ट्र पे किसी तरह की आपदा विपदा आती है तो उसके लिए अमेरिका तुरंत खड़ा होगा और उस पर सशक्त कार्रवाई करेगा। लेकिन वर्तमान में तालिबानियों का जिस तरह से घेरा कर कब्जा कर लिया गया है पूरा राष्ट्र और अपने तरीके से शासन सत्ता चलाएंगे वो लोग अपने अफ़गानिस्तान देश में। अब अफ़गानिस्तान के ही लोग हैं और उन्होंने अपने तरीके से अफ़गानिस्तान में शासन करना चाहा है और एक बार शासन किए भी हैं। इन सारी बातों की विशेष कार्यक्रम में चर्चा करेंगे और जानेंगे शैलेश मिश्रा के साथ हम कि इनका आय का क्या स्रोत है, इनके पास पैसे कैसे कैसे आते हैं, इनके पास इतने असलहे अस्त्र शस्त्र कहाँ से आते हैं कि ये देश में अपना आधिपत्य स्थापित कर चुके हैं। इन सारी बातों की जानकारी हमारे साथ आज देंगे शैलेश मिश्रा जी। आइए हम इन्हीं से जानते हैं। जी शैलेश जी, आपका RTN 9 न्यूज में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारे व्यूवर्स को आप ये इस समय जो अफ़गानिस्तान में चरम पे मुद्दा है, वहाँ की सारी राजनीतिक स्थितियाँ चरमरा गई हैं और वहाँ पे जिस तरह से अटैक करके उन्हीं के देश में रहने वाले ही वो लोग हैं जो कि शासन सत्ता को पूर्णतः हथिया लिए हैं, उनके बारे में आप सारी जानकारी हमारे व्यूवर्स को दीजिए। धन्यवाद रजनीश जी। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो तालिबान एक संगठन है, ये तालिबान है क्या, आया कहाँ से? ये तालिबान जो है उत्तरी पाकिस्तान में इसका जो है फला फूला इसका उदय हुआ है। उत्तरी पाकिस्तान से इन्हें जो है अफ़गानिस्तान में अपने चीज़ों को धार्मिक माध्यम से मदरसों से इसका उत्पन्न हुआ। अफ़गानिस्तान में जिस तरीके से इन लोगों ने धीरे धीरे करके बढ़ाया है, उस तरीके से शुरुआती दौर में जिस तरीके से इन लोगों ने काम किया, शुरुआती दौर में इन्होंने जब 1990 के दशक में, लगभग 90 के दशक में वहाँ इन लोगों ने जिस तरीके से काम किया, अच्छा भ्रष्टाचार को इन लोगों ने ख़त्म किया था, अव्यवस्था को दूर की थी, जिस तरीके से व्यापारी चीज़ें चल सके। जब सोवियत संघ अफ़गानिस्तान को छोड़ करके 90 के दशक में जा रहा था, उस समय इनके उदय का बहुत अच्छा अवसर और बहुत अच्छा समय माना जाता है। 1995 में इन्होंने ईरान का तट एक हेरात नाम का एक प्रांत है, उसमें इन्होंने कब्जा किया। फिर 1996 में लगभग 90% अफ़गानिस्तान पर इन्होंने कब्जा कर लिया। उसके बाद 1996 से लेकर 2001 तक इनका शासन रहा है। इनके शासन में सबसे बड़ा दोष ये रहा है कि इन्होंने शरिया के हिसाब से, शरीयत के हिसाब से इन्होंने अपना शासन चलाया। इन्होंने मुस्लिम जो 10 साल की लड़कियां हो जाती हैं उनको स्कूल जाने के लिए इन्होंने बैन किया। इनका मानना है कि मुस्लिम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ घर में रहें, बुर्का के अंदर रहें, उनका पहनावा काम करने के लिए पुरुष हैं और वही पुरुष काम करेंगे। उसके बाद इन्होंने संगीत, सिनेमा, टेलीविज़न पर भी प्रतिबंध लगाया। इनका मानना रहा है कि जो शरीयत, जो हमारे कुरान शरीयत के हिसाब से जो कानून चलता है हम उसी तरीके से चलाएँगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनके सजाएँ जो हत्या करने के बाद डायरेक्ट फांसी दी जाती है, उसके बाद जो चोरी करता है, चोरी करने के इनके यहाँ हाथ पैर काट लेने का जो है वो दिया जा रहा था। तो हम आगे अगर चर्चा करें तो ये इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप धीरे धीरे कब चला, जब एक अंतर्राष्ट्रीय मामला जब सामने तब उभर के आया, जब अफ़गानिस्तान में एक बामियान प्रसिद्ध बुद्ध की मूर्ति है, इन्होंने सांस्कृतिक विरासत को जब नुकसान पहुंचाने का काम किया, उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ सभी जगह इनकी आलोचना हुई। धीरे धीरे आलोचना के शिकार होते गए। 2021 में जब अमेरिका में इनका हमला किया गया तो अलकायदा और इसको क्या कहते हैं लादेन,
लादेन जो इसी संगठन से जुड़े हुए थे, अलकायदा से थे, लेकिन इन्होंने मानने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर भी अमेरिका ने जिस तरीके से इन पर कार्रवाई की, अमेरिका ने लगातार 20 साल तक वहाँ शासन किया, 20 साल तक अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के लोगों की रक्षा किया है। आज करीब करीब मुझे लगता है कि 16,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा, अरब ज़्यादा उन्होंने वहाँ खर्च किया, लेकिन आज उन्हें छोड़ के जाना पड़ा। ये बहुत बड़ा जो है दुखद रहा है। हालांकि बाइडेन का कहना है, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन का कहना है कि वहाँ की सेना, वहाँ की जनता अगर नहीं चाहती तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। सबसे पहले प्रथम प्रायोरिटी जो है वो अफ़गानिस्तान के सेना की है, स्थानीय अफ़गानिस्तान के जनता की है, उसके करना चाहिए। उसके बाद रजनीश जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने कहा इनकम सोर्स इनका क्या है। मैं आपको बताऊं पूरे विश्व में 80% अफीम का उत्पादन अफ़गानिस्तान में होता है। जो अफीम उत्पादन के स्थल हैं, जो क्षेत्र हैं, वो तालिबान के अंतर्गत आते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 3,000 करोड़ रुपए इनका इनकम होता था, प्रत्येक वर्ष होता है। जबकि एक रिपोर्ट मैंने पढ़ा है, उसमें था कि 2019-20 में 16,000 करोड़ रुपए का इनकम हुआ था तालिबान का। इसको देखते हुए तालिबान को शस्त्र की आवश्यकता होती है, इन चीज़ों से उन्हीं अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। हालांकि अगर हम बात करें अपने इस तालिबान के संगठन, तालिबान के शासन, तालिबान जो सत्ता इसमें स्थापित हो चुका है, हमारे भारत पर क्या असर पड़ेगा, अगर इस पर बात करें हम, तो भारत हमारा अभी तक डायरेक्टली किसी तरीके से तालिबान में आज तक कभी भी बात नहीं किया है। वो चाहे 1995 की बात हो, चाहे अभी की बात हो। बल्कि जून में भारतीय मीडिया में कुछ हलचलें चल रही थी, लेकिन उसका भारत ने खंडन कर दिया था, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी भारत डायरेक्टली क्यों नहीं बात कर रहा है, उसका कारण दो है। एक सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि भारत में, अफ़गानिस्तान में भारतीय मिशनों पर जो भी हमले होते थे उस पर भारत तालिबान को जिम्मेदार मानता था, पहला कारण रहा है। दूसरा कारण ये रहा है कि भारत अगर तालिबान से बात करता है तो अफ़गानिस्तान सरकार और भारत सरकार के बीच एक खटास का माहौल उत्पन्न होगा, जो कि भारत और अफ़गानिस्तान के रिश्ते मधुर रहे हैं, आज भी मधुर हैं। अब तालिबान के सत्ता स्थापित होने के बाद अब भारत क्या निर्णय लेगा, क्या भारत के कूटनीतिक का सबसे बड़ा परीक्षा है। हालांकि तालिबान कभी भी भारत की आलोचना नहीं किया है, तालिबान अभी डायरेक्टली भारत को नहीं किया है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जब भारत 370 को हटाया था, उसमें पाकिस्तान ने कहा कि जो है ये जम्मू कश्मीर का मसला है। उसमें तालिबान संगठन ने बोला था कि मुझे भारत जम्मू कश्मीर में क्या कर रहा है उससे मुझसे मतलब नहीं है, मुझे किसी भी तरीके से कोई अवरोध नहीं है। तो इससे साबित होता है कि तालिबान अभी किसी भी तरीके से भारत के विपक्ष नहीं है। हालांकि भारत को अब भारत करेगा क्या, अगर भारत 1995 की अगर रणनीति को चलता है, या भारत आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करता है, अगर आज के परिप्रेक्ष्य में बात करता है, जो लगातार भारत, चाहे वो संसद रहा हो, चाहे सड़क रहा हो, चाहे डैम का निर्माण रहा हो, जो अफ़गानिस्तान में भारत काम करता चला रहा है, 3,000 अरब डॉलर रुपए वहाँ खर्च किया है भारत, तो वो ख़त्म हो जाएगा। मुझे लगता है कि भारत को बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। और कुछ एक्सपर्टों का भी मानना है कि भारत इसमें विचार कर रहा है, और मुझे लगता है कि भारत रूस की मदद लेकर के उस पर हो सकता है कुछ बात करे। लेकिन जो भी हो, इसमें ये मान के चलना चाहिए कि काबुल में तालिबान का सत्ता स्थापित हो चुका है। तालिबान इसमें अपनी ही तरीके से वो कानून चलाएगा। चूँकि वर्तमान जो राष्ट्रपति अफ़गानिस्तान के अशरफ गनी जी थे, वो देश छोड़ के भाग चुके हैं, इसमें कोई नहीं है। वहाँ की सेनाएं ईरान तट में भाग के घुस रही हैं, ईरान में जा रही हैं, कुछ पाकिस्तान में वहाँ की सेनाएं जा रही, वहाँ भगदड़ मची हुई है, वहाँ की जनता अफरा तफरी मची हुई है, भाग रही हैं। आप बीती लोग बता रहे हैं, भारत से भी आने के बाद लोग आप बीती बताए हैं अपना। तो इस तरीके से मैं ये कहना चाहूँगा कि 2011 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, वो एग्रीमेंट स्ट्रेटजी एग्रीमेंट करके ऐसे कुछ था। तो उसमें भारत ने सीधे तौर पे कहा था कि हम हर हाल में किसी भी सूरत में, वो चाहे जो भी स्थिति हो, हम अफ़गानिस्तान का हर तरीके से सपोर्ट करेंगे, हर तरीके से मदद करेंगे, ये भारत का कहना है। तो अब आज भारत की क्या रणनीति होगी, आज भारत क्या करेगा, भारत क्या चाहता है, ये अब देखने वाली बात है। भारत के कूटनीति की सबसे बड़ी परीक्षा रही है, क्योंकि
वो भी अमेरिका भी अपना रुख स्पष्ट कर चुका है। यहाँ अब देखा जाए संयुक्त राष्ट्र संघ भी इसमें मौन है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को संयुक्त राष्ट्र संघ में ही, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ही उठाया जाता है। आज ह्यूमन राइट्स मौन है। आप समझिए वहाँ के महिलाओं, बच्चों, पुरुषों, मतलब हर एक जन जन के खिलाफ इस तरीके की अवैतनी हो रही है, इस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, जिससे मानव अधिकार चुप है। ये शर्म की बात है। पूरा विश्व, मानव समाज, मानव जगत इस पर चुप है। इसको अब क्या कहा जाए, हालांकि सब अपनी अपनी रणनीति पर कायम है। तुर्की का राष्ट्रपति जो अर्दोगान है, वो काबुल के एयरपोर्ट को लेना चाहते हैं, वो इस तरीके से अपना चला रहे हैं। अब पाकिस्तान ये मान के चल रहा है कि तालिबान के अस्तित्व में आने के बाद हमें जो कश्मीर में समस्याएं होती है वो तालिबान हमारा साथ देगा, हम भारत से लड़ाई में थोड़ी मजबूती प्राप्त होगी। यही चाइना का भी मुद्दा रहा है। चाइना ने सीधे सीधे तौर पे कहा है कि अफ़गानिस्तान के जनता को अपना निर्णय लेने के लिए, स्वतंत्र रहने के लिए पूर्ण अधिकार है। अफ़गानिस्तान स्वतंत्र है और अफ़गानिस्तान ऐसा अगर कर रहा है, चाइना सपोर्ट कर रहा है, मुझे लगता है कि चाइना का भी इसमें चाल है। हालांकि अगर कुछ महीने पहले की बात की जाए तो जो तालिबान का मेन हेड है, जिसको माना जा रहा है वो तालिबान का राष्ट्रपति बनेगा, तालिबान संगठन से अफ़गानिस्तान का राष्ट्रपति बनेगा, वो चाइना के विदेश मंत्री से मिल चुके हैं, उनकी बातें हो चुकी हैं। तो मुझे लगता है कि चाइना का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, ईरान का भी योगदान है, पाकिस्तान का योगदान है ही। जो OIC जो ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक स्टेट जो हैं, ये भी उस पर मौन है। हालांकि वो कह रहा है कि मुस्लिम जगत में अफरा तफरी नहीं मचनी चाहिए, हम अफ़गानिस्तान की जनता के साथ हैं, अफ़गानिस्तान के लोगों के साथ हैं। और इस प्रक्रिया पर उन्होंने कहा है कि हम जिस तरीके भी, जैसा भी होगा, मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। यही वहाँ की जो है स्थिति है। शैलेश जी, तालिबान का क्या अर्थ होता है और क्या मायने है इसका? क्या ये एक तरीके से आतंकवादी संगठन ही है कि काबुल पे शासन कर लिया है और शासन सत्ता हथिया कर आतंकवाद को प्रसारित भी करेगा ये, ऐसा? देखिए रजनीश जी, अगर कहा जाए तो स्टार्टिंग जो इनका उदय जिस तरीके से हो रहा है, उस तरीके से एक आतंकवादी संगठन की श्रेणी में तो नहीं डाला जा सकता, क्योंकि आतंकवादी संगठन की श्रेणी में तो बहुत बाद में डाला गया है। मुझे लगता है 2005 के लगभग ऐसे इनको उसमें आतंकवादी संगठन में डाला गया है। लेकिन पाश्तून भाषा में छात्र संगठन की तरह इनको देखा जाता है, छात्र संगठन है। क्योंकि अच्छा, एक बात और है कि तालिबान को उसके उदय में पाकिस्तान हर समय नकारता आ रहा है कि तालिबान के उदय में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। जबकि मैं बताना चाहता हूं कि तालिबान के जो स्टार्टिंग के जो लड़के जो थे वो पाकिस्तान के मदरसे में ही पढ़े हैं, पाकिस्तान के मदरसे से ही आए हैं। तो इस तरीके से रजनीश जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि स्टार्टिंग जो शुरुआत हो रही है, जो उनका उदय हो रहा है, जो उनका बीजारोपण हो रहा है, उसमें आतंकवादी तो नहीं कहा जा सकता। ये आतंकवादी रुख तो इनका 1995 जब सत्ता हाथ में आने के बाद जिस तरीके से इन्होंने रुख अपनाया है, वो आतंकवादी संगठन की तरह रहा है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि छात्र संगठन है, ये एक धर्म से उपजा हुआ है, एक मदरसे से उपजा हुआ एक संगठन है, और इससे ज़्यादा कुछ। और धर्म से उपजा हुआ संगठन है, तो ये संगठन वाकई में काफ़ी धर्म को अग्रसर भी करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग उसी आधार पे, मैंने यही बोला कि वो शरिया के हिसाब से अपना नियम कानून चलाना चाहते। आप बताइए, जो महिला 10 साल के बाद वो कॉलेज नहीं जाएगी, क्या वो डॉक्टर बन पाएगी, क्या कलेक्टर बन पाएगी? तो शैलेश जी, हमारे हिंदुस्तान की जो मुस्लिम कौमें हैं वो इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, चाहे तो फिर ओवैसी साहब हो, कोई भी मुस्लिम इस पे कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, क्यों मुख बना बैठा है? देखिए रजनीश जी, जनता क्या कर सकती है इसमें? जो राष्ट्राध्यक्ष है, पाकिस्तान इस्लामिक जो पूर्ण रूप से इस्लाम राज्य है, ईरान है, इराक है, तुर्कमेनिस्तान, जो एक कजाकिस्तान, ये सारी कंट्री, टर्की जो अपने आप को मानते हैं कि हाँ हम प्रभावशाली रहे हैं। जो इजराइल से जब मामला उठाता उसमें सभी मुस्लिम देश एक हो रहे थे, अरब कंट्री एक हो रहे थे। तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बोल पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जनता इसमें बोलेगी तो करेगी क्या? सिर्फ आलोचना कर सकती है, उससे कोई मतलब है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश जी ने आप सब व्यूवर्स को बहुत ही डीपली ज्ञान दिया है, बताया है। और जो भी
इन्होंने बताया, इसको आप अगर समझते हैं तो हमें ये लगता है कि आपका तालिबान से संबंधित एक चैप्टर हद तक तैयार हो गया और आप इसको बखूबी समझ लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। प्लीज सब्सक्राइब RTN 9 न्यूज, जो जन जन की आवाज हुआ है।